नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 1 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी साहब के स्पिन फाइल वाले मामले में अब विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और इसमें अब बीजेपी को सफाई देने की जरूरत है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं अब कैमरे के सामने आने से नकार रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान के अंदर जो लगातार ब्लास्ट हो रहा है, ईरान भले ही ये बात बोल रहा हो कि हमारे यहाँ गैस लीक हुई है, भले ही ये बताए कि हमारे यहाँ गैस में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इजराइल के मोसाद का हाथ इसमें खास तौर पे साफ निकल के सामने आ रहा है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस समय ईरान ने अपने नेवल एक्सरसाइज को फिर से शुरू कर दिया है और इस एक्सरसाइज के बाद लगातार इस समय जो टेंशन है किस हिसाब से एक्सेलरेट हो रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान इस समय कितनी बुरी तरीके से हर जगह से घिर चुका है और घिरने का लेवल इतना है कि पाकिस्तान को ना आटा नसीब है, ना मिसाइल नसीब है और अपनी जो ज़मीन ये बचाना चाहते थे वो ज़मीन भी इनके हाथ से जा रही है। और इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही डंकी रूट से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप तमाम लोग जो मेरा सपोर्ट करते हैं, कोई 10 रुपए के माध्यम से, कोई 50 रुपए के माध्यम से, यकीन मानिए यही 10 रुपए 20 रुपए जो आप भेजते हैं उसी के दम पे हमें हिम्मत मिलती है कि हम पत्रकारिता करते रहें। नहीं तो यूट्यूब का जो पैसा है कितना आता है, कितना मोनेटाइज होता है, उस हिसाब से टीम को चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोग ये जो दुआ देते हैं ना, वह दुआ इतनी बरकत लाती है कि उस बरकत के दम पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे हैं उनका स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूं। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना खजाना आप भरते रहें, ऊपर वाला आपको तरक्की दे। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगा ईरान की। दरअसल ईरान में 2 घंटे के अंदर 8 से 10 जगहों पर ब्लास्ट हुआ। अब ये ब्लास्ट जब हुआ तो शुरुआत में कई लोगों ने कहा कि भाई इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, इजराइल का हाथ हो सकता है। अब ये चीज़ें जब निकल के सामने आई तो ईरान ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ गैस ब्लास्ट हुआ था। लेकिन अब आपको थोड़ा सा इसकी डेप्थ में लेके जाता हूँ। अगर गैस ब्लास्ट हुआ, मतलब गैस की जहाँ रिफाइनरी अगर वो ब्लास्ट हुई, तो जाहिर सी बात उसकी जगह कहाँ होगी? एक जगह, चलिए बदकिस्मती से 2 जगह हो जाएगा। लेकिन 8 शहरों में अगर ये ब्लास्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब मोसाद बम फोड़ता था या फिर इनके ऑयल रिफाइनरी में आग लगाता था तो ईरान अपनी साख बचाने के लिए इस बात को सबके सामने नहीं लाता था, सबके आगे चुप्पी साध लेता था और ये कहता था कि भाई साहब गैस ब्लास्ट हुआ है। लेकिन आप समझदार हैं, आप अपने दिमाग से सोचें कि 8-8, 10-10 शहरों में, वो भी ऐसे ऐसे शहर जो 5 किलोमीटर दूर हैं, 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, अगर इतनी दूर दूर ब्लास्ट हुआ, वो भी 2 घंटे के अंदर 8 जगह सीरियल ब्लास्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है ये गैस ब्लास्ट नहीं है, मोसाद के लोगों ने कुछ बड़ा कारनामा किया है। भले ही इस बात को अभी ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा ताकि उसकी जो आवाम है वो पैनिक ना हो। और इस बात को कंफर्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट भी काफ़ी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और जो ईरान के सूरत हाल जिस हिसाब से आवाम पैनिक थी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखते हुए कहा कि लगता है ईरान की जो आवाम है वो पैंट में ही हक देगी, मतलब साफ तौर पे यही शब्द लिखा है। तो जाहिर सी बात है अगर गैस ब्लास्ट था तो डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट काहे ले रहे हैं। और इसी बीच बड़ी अपडेट ये है कि IRGC के एक नेवल कमांडर की भी शहादत हुई है। और अगर ऐसा हुआ है तो गैस ब्लास्ट में नेवल कमांडर का क्या काम था? आप सोचिए, गैस की रिफाइनरी में नेवल का कमांडर क्या करने गया था? आर्मी का कोई जवान गैस की रिफाइनरी में क्या करने जाएगा? यानी मतलब बड़ा साफ है कि मोसाद के जो एजेंट इस समय ईरान में मौजूद हैं उनको ऊपर से सिग्नल मिल चुका है कि आप लोग अपना काम शुरू करें, इनकी मिसाइलों को फोड़ते रहें। और ऐसे हाल में मतलब बड़ा साफ है कि ये काम मोसाद का है। या तो इसका एक और एंगल है, वो भी आपको समझा देता हूँ। या तो इसका एक एंगल ये हो सकता है कि ईरान ने 8-10 शहरों में किसी खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग की है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर मिसाइलों की टेस्टिंग की है तो 4 से 5 इनके जो लोग मारे गए ईरान के, साथ ही 20 से 30 लोग घायल हुए। और किस हिसाब से ब्लास्ट हुआ एक बार उसका वीडियो आप देख।
زدن بلوار معلم همه مردم تو خیابون اینجا افتاده از اونجا پرتاب شده. آره دیگه اونو زدن. ماشین یه خیابون دوتایی یعنی 27 متر 50 متر افتاده. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ब्लास्ट का जो लेवल है और जिस हिसाब से लोग घायल हैं, जिस हिसाब से बिल्डिंगें गिर गई, जिस हिसाब से घर जर्जर हो गए, आपको क्या लगता है एक घर के अंदर गैस ब्लास्ट हो गई? मैं आपको फिर कह रहा हूं ये मोसाद की स्पाई का काम है। भले ही आईआरजीसी अपनी साख को बचाने के लिए इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये मोसाद का ही काम है। खैर इसी बीच अब आपको बताता हूं, जब ये सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे, अंत में एक जगह लगती कौम, जहां पे एक मस्जिद है, जहां पे उस दिन आयतुल्लाह खामनेई साहब गए थे, वहां पे उन्होंने नमाज अदा की। अब उस कौम मस्जिद के आसपास भी ब्लास्ट की खबरें आई हैं, तो फिर वहां तो कोई ऑयल रिफाइनरी है नहीं, तो वहां पे ब्लास्ट कैसे हो गया? और सुनिए, अलग अलग जगहों पे जब ये ब्लास्ट हुए थे, इसी के जस्ट बाद ईरान ने 2-3 मिसाइलें भी दागी थी, और मिसाइलें कैसी दागी थी उसका भी वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने मिसाइलें दागी, आकाश में धुएं जैसी कोई चीज है, और इसको लेके भी ईरान की जो आवाम है वो बुरी तरीके से पैनिक है। अब सुनिए, इसी के जस्ट बाद क्या होता है, ईरान अपने नेवल एक्सरसाइज को फौरन ऑन कर देता है। यानी इन्होंने जो मिसाइलें बना रखी हैं उसकी डमी फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही जो रशिया और चाइना की वारशिप्स आए थे, पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि किसी देश की घेराबंदी अमेरिका ने की हो और ऐसे मौके पर रशिया और चाइना के वारशिप एक साथ पहुंचे हों, तो ये भी सपोर्ट और समर्थन का बड़ा खुला नुमाइंदा आपको देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से चाइना के भी वारशिप आ गए, साथ ही रशिया के भी वारशिप आ गए, और दोनों ही वारशिप इस समय नेवल एक्सरसाइज करने के बारे में प्लान कर रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे ये ब्लास्ट हुआ, नेवल एक्सरसाइज चालू हो गई। अब इसको नेवल एक्सरसाइज आप कह लें, या फिर दुश्मन के आगे चौकन्ना होना कह लें, या फिर किसी बड़े खतरे पे पलटवार करने की तैयारी आप समझ लें। जिस भी एंगल से आप समझेंगे, एक बात आपको कंफर्मेशन के साथ पता चल जाएगी दोस्तों कि इस समय सिचुएशन जंग के मुहाने पे आ चुकी है। और इसी बीच अब आपको एक और खबर बताता हूं जो मैंने आपको कल बताई थी। मैंने आपको अरबों की गद्दारी के बारे में बताया था, सऊदी अरब की गद्दारी के बारे में बताया था कि कैसे सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो तो पूरी दुनिया के आगे ये कहते हैं कि भाई साहब हमला नहीं होना चाहिए, ईरान पे अगर हमला होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, ईरान पे अगर एक भी मिसाइल आती है तो हम उसका जवाब देंगे, हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन उसी मोहम्मद बिन सलमान के, उस अरब के गद्दार के, जो इस समय ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है, जो अपने आप को खलीफा बनाने के लिए अमेरिका के कदमों में लेट गया है, उसके डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने वाशिंगटन जाके अमेरिका को उकसाया है और कहा है कि अगर हमला नहीं करते हो तो ईरान की ताकत बढ़ जाएगी, ईरान मजबूत हो जाएगा, तो ईरान से निपटना है तो यही सही मौका है, हमला कर दो। यानी सऊदी अरब जो अब तक अड़ंगा बना था, जिसने कहा था कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उसी सऊदी अरब ने अपना असली रूप दिखा दिया और अपनी एयर स्पेस की क्लियरेंस भी दे दी। क्योंकि जाहिर सी बात अगर खालिद बिन सलमान ने ये बात बोली है कि भाई साहब हमला कर दो, तो फिर अमेरिकन से कहेगा कि हम करने को तैयार है, अपना एयर स्पेस दोगे, तो खालिद बिन सलमान कहेगा कि हाँ साहब दे दूंगा। तो बात ओवरऑल इतनी है कि सऊदी अरब ने भी क्लीन चिट दे दी है, सऊदी अरब ने भी ये कह दिया है कि भाई साहब तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ऐसे हाल में सिचुएशन और बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब का क्लीन चिट देना अपने आप में ईरान के लिए एक हरी झंडी जैसा है। खैर इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है, लेकिन इसी बीच एस्पिन फाइल, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था कि उसमें मोदी साहब का नाम आ गया है। एक ईमेल के जरिए जो एस्पिन था उसने साफ तौर पे कहा कि मोदी साहब से मेरी बातचीत हुई। ट्रंप को खुश करने के लिए 2017 में मोदी साहब इजराइल गए थे और मेरे कहने पे वहां पे वो नाचते गाते हैं, मतलब नाचने गाने का नचनिया वाला जो चोला है वो भी मोदी साहब को पहना दिया गया इस ईमेल के माध्यम से, और इसको लेके पूरी दुनिया में हड़कंप मची है। आज ये खबर जब निकल के सामने आई थी तब बात इक्का दुक्का हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये खबर जब फैली तो हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि यार इस ईमेल पे ध्यान ना दो, इस ईमेल को तवज्जो ना दो। लेकिन यह मामला इतना हाईलाइटेड है कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने जो कुछ कहा है मैं आपको हूबहू सुनवा देता हूं, एक बार सुने, आप वीडियो देख। ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा, जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं।
एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है। आप ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्कड, इसका क्या मतलब है? आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गाए थे इजराइल जाकर? इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस समय सिचुएशन कितनी खराब है भारत के हक में, चूंकि भारत की इज्जत की बात थी। लोग कहते थे कि भारत के लोग कम से कम लंगोट के बड़े पक्के हैं, बहन बेटियों पे नजर नहीं डालते, लेकिन जो एस्पिन द्वीप था वहां पे 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ दुराचार होता था। और इसी फाइल में साफ तौर पे खुलासा किया गया है कि मोदी साहब ट्रंप के कहने पे, ट्रंप को खुश करने के लिए, ट्रंप को बड़ा फायदा देने के लिए इजराइल के दौरे पे साल 2017 में गए थे। और अगर आप रिकॉर्ड खंगाल के देखेंगे तो सच बात है, मोदी साहब गए भी थे। तो ऐसे हाल में मोदी का नाम निकल के आना न केवल बीजेपी के लिए खतरनाक है, एक देश के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े नेता का नाम निकल के दोस्तों सामने आ चुका है और देश का सर शर्म से झुक गया है। और ताजुब की बात यह है कि जो बीजेपी हर मामले में डिफेंड करने आ जाती थी, पिछले 2 मामले से वो नहीं आई है। एक यूजीसी के मामले में बीजेपी ने आज तक कोई बयान नहीं दिया कि हम लाएंगे तो इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दलितों को, सवर्णों को आपस में लड़ा दिया। ओबीसी कंफ्यूज हो गया कि हम किधर जाएं। मुसलमान तो कागज ढूंढने में बेचारे लग गए। ऐसे ऐसे ये कानून लाते हैं, उस मामले में भी इन्होंने बोलना उचित नहीं समझा। और इस फाइल के मामले में भी जब ये नहीं बोल रहे हैं तो चुप होने का मतलब क्या है? या तो आप अपनी गलती मान रहे हैं, और नहीं मान रहे तो फिर आप जवाब दीजिए। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर बहुत बड़ी अपडेट भारतीयों के हवाले से निकल के सामने आ रही कि अमेरिका हर दिन 66 भारतीयों को गिरफ्तार करता है। डंकी रूट यानी एक ऐसा रास्ता जहां भारत से लोग अमेरिका बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के जाते हैं, कभी पैदल, कभी रेगिस्तान, कभी समुद्र पार करके, कभी तार के नीचे से। 66 लोग हर दिन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और साल 2025 में 38,500 कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे। और इनके साथ क्या होगा? इनके हाथ बांधे जाएंगे, सजा होगी, इनके पांव बांधे जाएंगे दोस्तों। और इतना सब करने के बाद इनको कार्गो प्लेन में डाल के भारत फेंक दिया जाएगा। और यहाँ पे हम सरकार की भी गलती नहीं दे सकते। जब आप चोरी करने पे ही आमादा हो तो सरकार आपकी कितनी हिफाजत करेगी? समझिएगा बात को। खैर, इसी बीच बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का बुरा वक्त बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में शुरू है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि भाई साहब, हम जाते हैं जब मदद मांगने तो हमें बड़ा शर्म लगता है, जब हम चंदे की भीख मांगने जाते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। और अब सुनिए कि ये चंदे और भीख के दम पे जो अपना साम्राज्य खड़ा करना चाह रहे थे, तुर्की ने उसको ऐसा झटका दिया है कि ये कहीं के नहीं रहे। दरअसल ये मुस्लिम नाटो बना रहे थे। सऊदी अरब के साथ इन्होंने डिफेंस डील की। अगला टारगेट इनका हो जाता है तुर्की की। अगर तुर्की से भी हमारी बात बन जाए
तो काम आसान हो जाएगा। सऊदी अरब ने साइन कर दिया, चूंकि उसका दुबई से मामला चल रहा था, यमन से उसको लड़ाई लड़नी थी। लेकिन जब इन्होंने तुर्की को अप्रोच किया तब तुर्की ने देखा कि भाई साहब ये अमेरिका की गोद में बैठे हैं और तुर्की का दुश्मन कौन? इजराइल। और इनकी आर्मी इजराइल के साथ काम करने को तैयार है, पैसे पे बिक गई। तो ऐसे लोगों से हम डिफेंस डील करके भारत से अपनी दुश्मनी क्यों पालें? इस वजह से तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हुए पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि भाई साहब ऐसा है कि अपने डिफेंस को अपने तक रखो और तुर्की किसी दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। ये तुर्की का पहला स्टैंड है। यानी जो नाटो इस्लामी के बनाने की कोशिश कर रहे थे वहां से इनको लात मार के भगाया गया। और इसी बीच बहुत बड़ी अपडेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसको बलूच आर्मी कहा जाता है, उसने बहुत तेजी के साथ इनके शहरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। कई सारे लोग इसमें कह रहे हैं कि इसमें भाई साहब रॉ का हाथ है, कोई कह रहा है अजय डोभाल साहब ने ये तमाम चीजें करवाई हैं। बहरहाल क्या खबर है अंदर की वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके क्वेटा शहर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हमला किया, इनके 10-12 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। उसके बाद जो इनके बाकी फौजी थे, मर्द मुजाहिद और पता नहीं क्या क्या अपने आप को बोलते हैं, पाकिस्तान की आर्मी कहती कि हम अल्लाह की आर्मी है। अल्लाह ने इनको ये क्रेडिट कब दिया पता भी नहीं है, बस अपने मन से मान लिया। अब सुनिए, उस आर्मी को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने मार मार के भगाया है, क्वेटा शहर पे कब्जा किया है और किस हिसाब से सड़कों पे वो लोग घूम रहे हैं। एक बार वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी भाग चुकी, बलूचिस्तान की आर्मी कब्जा कर रही है, साथ ही अब इनके देश के कई टुकड़े होने शुरू हो गए हैं। और ये डिमांड कई दिन से चल भी रही थी, भले ही खबरें ज्यादा बाहर नहीं आई, लेकिन आप अंदर की खबर समझेंगे तब आप जानेंगे। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में ईरान ने कुछ खतरनाक जो नेवल एक्सरसाइज की हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इस डिटेल के साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन उसमें होगा उसको ऑन कर लें। क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ तो कई सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आई। तो नोटिफिकेशन का इंतजार आप मत करें, या तो प्रखर राजपूत सर्च करके देख लिया करें या फिर बेल आइकन ऑन कर लें तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।